हमारा आज का सेशन मॉन्टेसरी एजुकेशन की हिस्ट्री और फिलोसफी के बारे में। आज हम देखेंगे कि हमने इस टीचिंग मेथड को क्यों सेलेक्ट किया, हम इसकी ट्रेनिंग्स क्यों करवाते हैं और इसको बाकी टीचिंग एजुकेशनल मेथड की निस्बत कौन से एडवांटेजेस हासिल हैं कि जिनसे बच्चे की लर्निंग ज़्यादा स्पीड अप हो जाती है। अगली स्लाइड में हम आज की वर्कशॉप के ऑब्जेक्टिव्स पर नजर डालते हैं। आज हम देखेंगे कि मारिया मॉन्टेसरी कौन थी, उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, थोड़ा सा इनकी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट पे बात करेंगे, उनके एजुकेशन मॉन्टेसरी एजुकेशन में की कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। इसके बाद हम मॉन्टेसरी एजुकेशन को ट्रेडिशनल एजुकेशन से भी कंपेयर करेंगे ताकि हम अंदाजा कर सकें कि डिफरेंस क्या है। अब हम मारिया मॉन्टेसरी की इंट्रोडक्शन पे थोड़ी सी बात करते हैं। वो कौन थी, उन्होंने क्या काम किया, ये जानना बहुत जरूरी है। आई एम ग्रेटली इम्प्रेस्ड। मैंने जब इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ने कैसे कैसे लोग पैदा किए और इंसानियत की खिदमत के लिए कहाँ तक जाते। मारिया मॉन्टेसरी अगस्त 1870 में इटली में पैदा हुई और जब उन्होंने सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएट कर लिया तो उन्होंने मेडिकल स्कूल में डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन के लिए अपनी डिटर्मिनेशन का इजहार किया। उस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में मेडिकल स्कूल में डिस्पाइट फेसिंग मैनी ऑब्स्टिकल, फिर मारिया मॉन्टेसरी अपने केस को पूरी करने में कामयाब हुई और उन्हें 1896 में और उन्होंने अपना मेडिकल की डिग्री मुकम्मल करने के बाद फिर वुमेन राइट्स की मूवमेंट में भी हिस्सा लिया। अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने एक साइकेट्रिक के क्लिनिक में यूनिवर्सिटी ऑफ रोम के साइकेट्रिस्ट क्लिनिक में एज ए वॉलंटियर काम किया। यहाँ पर उनकी दिलचस्पी बढ़ी और उन्होंने देखा कि वो बच्चे जो लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ होते हैं वो आम बच्चों की निस्बत कम सीख पाते हैं। मारिया मॉन्टेसरी ने इस पे काम करना शुरू किया और तकरीबन अब काफी अपनी मेहनत और स्ट्रगल के बाद वो इस पॉइंट पर पहुंची कि मेंटली डिसेबल बच्चे हों या फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हों, उनको किसी न किसी तरह की स्पोर्ट के साथ इस काबिल किया जा सकता है कि वो बहुत कुछ सीख सके। और आमतौर पर ये 2 सेंचुरीज पहले की बात है, 19th सेंचुरी का लास्ट देखा है ना। अब आप देखिए कि तकरीबन 1.5 सेंचुरी कह लें आप, उस दौर में और आज दौर में क्या मेजर डिफरेंस है? कोई भी नहीं, इस एतबार से कि हम बच्चों की लर्निंग डिसेबिलिटीज हो या फिजिकल डिसेबिलिटीज, हम इस एतबार से हमारी सोसाइटी बहुत कम उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि वो अपनी जिंदगी नॉर्मली गुजार सके या जो पोटेंशियल अल्लाह ने उन्हें दिया है उसको यूटिलाइज करके वो सोसाइटी में एक पॉजिटिव प्रोड्यूसिंग पर्सन बन सके। मारिया मॉन्टेसरी की लाइफ जो है वो थ्रू आउट एक स्ट्रगल का नाम है। उन्होंने सोशल रिफॉर्म में हिस्सा लिया और उन्होंने बच्चों के लिए की इस एडवोकेसी पे काम किया कि बच्चों के लिए लर्निंग मेथड्स होने चाहिए, लर्निंग मटेरियल होना चाहिए। 1901 में मारिया मॉन्टेसरी ने इसी ज़मन में एजुकेशनल फिलोसफी और एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करना शुरू किया। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर की साइंस को कहते हैं। इस पीरियड के दौरान रोम के अंदर आपको पता है ये सनती तरक्की का दौर था, रेवोल्यूशन थी और ये एक थिंकिंग डेवलप होना शुरू हुई कि माँ बाप जो हैं वो जॉब करें, दे शुड बी एट वर्क एंड चिल्ड्रन शुड बी एट होम। और इस चीज ने मारिया मॉन्टेसरी को मजीद इनिशिएट किया इस काम को करने के लिए कि वो बच्चे जो अनअटेंडेड घरों में रहते थे उन्होंने उनको स्टडी करना शुरू किया, उन्हें ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड करनी शुरू की और इस सपोर्ट को प्रोवाइड करने के दौरान उन्होंने उनके लर्निंग बिहेवियर्स को स्टडी किया।
इस बिहेवियर को स्टडी करने के बाद मारिया मोंटेसरी आज हमें जो डेवलपमेंट की थियरी दे रही हैं उसी रिसर्च की, इसी ऑब्जर्वेशन का नतीजा है। उन्होंने 1909 में अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की है अराउंड अबाउट 100 स्टूडेंट्स को, अपनी न्यू एजुकेशनल अप्रोच के हवाले से। और इसी ट्रेनिंग कोर्स के नतीजे में कुछ जो नोट्स बने, उन नोट्स पर मुश्तमिल 1912 में पहली मारिया मोंटेसरी की किताब आती है, द मोंटेसरी मेथड। ये वो किताब है जिसकी बाद में दुनिया की 20 जुबानों में तर्जुमा हुआ। 1939 में मारिया मोंटेसरी अपने बेटे मारियो के साथ इंडिया भी आई हैं। इनिशियली उनका इंडिया का विजिट जो था वो 3 मंथ्स का था, लेकिन ये बिलाखिर 7 सालों पर मुहीत हुआ। मारिया मोंटेसरी ने 1947 में यूनेस्को के से भी खिताब किया और अपनी थीम पेश की, एजुकेशन एंड पीस, एंड अल्टीमेटली उन्होंने इसी पे, एजुकेशन और पीस की थीम पे उनकी नॉमिनेशन हुई है नोबेल प्राइज के लिए 1949 में। और 1952 में वो उनकी जिंदगी का इख्तिताम हुआ। अब ये चीज आप देखिए कि थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने जिस चीज पे काम किया वो हमारे सामने आज मोंटेसरी मेथड्स के नाम से मौजूद। मारिया मोंटेसरी इटली की पहली फीमेल फिजिशियन थी, उनसे पहले कोई खातून इस फील्ड में नहीं आई। न्यूरोसर्जन होने के नाते उन्होंने जब साइकेट्री के क्लिनिक में काम किया तो उन्होंने मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चों के साथ काम किया। जो मटेरियल उन्होंने उन बच्चों की लर्निंग की सपोर्ट के तौर पर डिजाइन किया, उस मटेरियल को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया नॉर्मल बच्चों पे। तो उन्हें अंदाजा हुआ कि अगर इस मटेरियल से हैंडीकैप्ड बच्चे या मेंटली डिस्टॉर्टेड बच्चे जो हैं वो सीख सकते हैं, तो नॉर्मल बच्चे यकीनन बहुत कुछ सीख सकते होंगे। और यहाँ से उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी सामने आई कि बच्चों को अगर एज अप्रोप्रिएट और उनकी डेवलपमेंटल नीड के मुताबिक एनवायरनमेंट और मटेरियल प्रोवाइड किया जाए एक्सप्लोरेशन के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, और उनको ये फ्रीडम दी जाए कि उस मटेरियल के साथ अपनी विल के साथ रिपीटेडली काम कर सके, तो उनकी स्किल, उनकी इंटेलिजेंस, उनका नॉलेज, उनकी लर्निंग जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। आज बाज लोग उनकी इसी पॉइंट को उनके खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने इस बात पर डिस्कशन की और उन्होंने कहा कि जी मारिया मोंटेसरी जो है वो तो उनका काम तो सिर्फ मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए था, मेंटली डिस्टर्ब बच्चों के लिए था, नॉर्मल बच्चों के लिए तो उनका मेथड नहीं था। हम आज भी इसको यूटिलाइज करते हैं, बड़े बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोग बार इस बात पर बहस करते हैं। तो मैं इस पॉइंट की फिर वजाहत करती हूँ, हो सकता है कभी आपको इस थ्योरी को इनकाउंटर करना पड़े। उन्होंने इस स्पोर्ट मटेरियल को जब फिजिकली मेंटली हैंडीकैप बच्चों के साथ इस्तेमाल कर उन्हें अंदाजा हुआ कि वो भी इससे सीख सकते हैं और वो नॉर्मल बच्चों के लेवल पर उनकी लर्निंग जो है वो आ जाती है, तो उन्होंने फिर इसी मटेरियल को नॉर्मल बच्चों पे ट्राई किया। तो उन्हें अंदाजा हुआ कि नॉर्मल बच्चे जब इस तरह के मटेरियल पे काम करेंगे तो उनकी लर्निंग बहुत ज्यादा रैपिड हो जाएगी, उनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। ये है वो पॉइंट जिसको दूसरा समझ नहीं सकते। अब उन्होंने अपना चिल्ड्रन होम जो है स्टडी स्टार्ट किया और इसके बाद उन्होंने जो नई अप्रोच एजुकेशन की हमारे सामने पेश की, हम उनको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखते हैं। चलें। थियरी ऑफ डेवलपमेंट उनकी जो है ना वो क्या है, कुछ रूसों के साथ मिलती है। उसका जो आइडिया था चाइल्ड डेवलपमेंट का कि बच्चे जो है उनके अंदर इनहेरेंट गुडनेस होती है एंड दे हैव द लव ऑफ वर्क। अब ये देखिए, आप इसको मारिया मोंटेसरी से रिलेट करें या रूसो से रिलेट करें, मैं इसे रिलेट करूंगी उस आयत से जो हमने पहले सेशन में आपके सामने सूरह रूम की आयत कोट की थी, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। हर बच्चा जो ना इसकी फितरत नेक है, खैर पे है, वो काम करना चाहता है, उसे काम करने से मोहब्बत है, वो फारिग नहीं बैठना चाहता। आप देखिए हम बड़े फारिग नहीं बैठते, लेकिन बच्चा हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाहता है। Children learn best when they are allowed to explore and make mistakes. हम सब जानते हैं, हम भी ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, हम भी अपनी गलतियों से सीखते हैं।
मैंने 10th क्लास के एक लड़के से पूछा, एक स्टूडेंट से पूछा, वो उनकी 1 वीक का प्रैक्टिकल का कैंप था कि इस प्रैक्टिकल की सीरीज के दौरान उन्होंने क्या-क्या नई बातें सीखी। तो एक बच्चे ने मुझे बताया कि मैंने ये सीखा कि टेस्ट ट्यूब अगर बहुत गर्म हो, तो उसे फ़ौरन नहीं धोना चाहिए, वो टूट जाती है। अच्छा, उसकी टीचर ने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा और कहा, "ये बात तो मैंने भी आपको बताई थी।" उसने कहा, "ओह! मैंने सुनी नहीं थी।" यानी अब आप देखें कि जब तक उसने ये मिस्टेक नहीं की, उसे ये बात समझ ही नहीं आई। हम सब बड़े जो है ना, वो बच्चों के सामने बड़ी लंबे-लंबे लेक्चर देते हैं, उन्हें समझाते हैं, लेकिन बच्चे सीखते कैसे हैं? मैनिपुलेशन से, एक्सप्लोरेशन से, खुद करके। बच्चे क्या, ये इंसान की फितरत है कि वो एक्सपीरियंस से सीखता है। हम अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखते हैं, हम अपने बड़ों के एक्सपीरियंस से नहीं सीख पा रहे होते हैं। तो इस उम्र में जो बच्चे की का अर्ली चाइल्डहुड है, उसमें अगर हम बच्चे को मिस्टेक्स करने की इजाज़त देंगे, उसे ट्रायल एंड एरर के फेस से गुज़रने देंगे, तो वो ज़्यादा सीखेगा। अच्छा, इसके बाद जो थ्योरी है इसकी मारिया मॉन्टेसरी की भी और रूसो की भी, वो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। मारिया मॉन्टेसरी ये यकीन रखती हैं कि चाइल्ड्स माइंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट माइंड। जो चाइल्ड माइंड है ना, वो प्रिडिक्टेबल चेंजेस में से गुजर रहा होता है, यानी हम उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमें समझ आ रही होती है कि बच्चे का ज़हन ये समझ सकता है, ये बच्चा अब जो है ना वो स्टेज पर पहुंच गया है और वो ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं और खास तौर पे अल्लाह ताला ने माओं को और छोटे बच्चों की जो टीचर्स होती है ना, उनके अंदर ये अल्लाह ताला एबिलिटी पैदा कर देते हैं कि वो बच्चों को समझना शुरू कर देते हैं। तो आगे देखते हैं अगली स्लाइड में थियरी ऑफ डेवलपमेंट। 4 प्लान्स ऑफ डेवलपमेंट हमें मारिया मॉन्टेसरी जो है ना वो देती है। आज के साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपनी ग्रोथ बर्थ से लेकर ऑनवर्ड टू यूनिवर्सिटी एज अप टू 24, उनको 4 उनकी जो डेवलपमेंट है ना, वो डिफरेंट वेरियस डिस्टिंक्ट पीरियड्स के तौर पर हम उसको समझ सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं। यानी आप यूँ कह लें कि डेवलपमेंट जो है वो एक सीरीज़ है, जिसके स्पेशली हम डिस्टिंक्ट पीरियड्स बना सकते हैं। मारिया मॉन्टेसरी की एक बुक है द अब्सॉर्बेंट माइंड, ये उसका पेज नंबर 17 है, चैप्टर है बुक का उसका डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड का। उसमें मारिया मॉन्टेसरी ये बात लिखती हैं कि डेवलपमेंट इज अ सीरीज ऑफ रीबर्थ्स। आगे देखें। अब सबसे पहला प्लान जो डेवलपमेंट का है वो 0 to 6। मारिया मॉन्टेसरी ने आपके सामने जो प्लान दिया ना, वो 0 से स्टार्ट करती है। अब इस 0 से अगर हम प्रीनेटल पीरियड ले लें तो भी बहुत बेहतर है। और मैं इसको ये समझती हूँ, 0 से मुराद डे 1 नहीं है। हो सकता है मारिया मॉन्टेसरी की मुराद डे 1 हो, लेकिन मेरा अपना कहना ये है, या मैंने जितना सीखा, समझा या पढ़ा, उसमें ये है कि 0 जो है वो कंसेप्शन का टाइम है। द मोमेंट कंसेप्शन हैज स्टेड, उस मोमेंट से ऑनवर्ड बच्चे की लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। बल्कि मैंने आपके सामने ये थ्योरी भी पेश की थी कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो इस हेवनली एजुकेशन के सेट के साथ आता है, उसको अकीदे तौहीद पढ़ के आता है, नेकी और बदी का इल्म सीख कर आता है। उसको बहुत सारी चीजें जो है अल्लाह ताला ने वहां से सिखा के भेजी। अच्छा, 0 to 6 का पीरियड जो है हमारे मॉन्टेसरी की नजर में वो क्या है? ये वो पीरियड है जिसमें पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं और हम न्यूबॉर्न बेबी को 6 ईयर के बच्चे से कंपेयर करें तो हम इन चेंजेस को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है। अब ये देखें, जो अगर आप फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक छोटी सी बात ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ में ग्रिप नहीं होती है ना, कुछ दिनों में या कुछ महीने में वो उसके हाथ में ग्रिप आनी शुरू हो जाती है। उस ग्रिप के नतीजे में वो अपना फीडर पकड़ता है, अपनी मामू की उंगली पकड़ लेता है, फीडर पकड़ लेता है, कोई खिलौना पकड़ लेता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रिप जो है वो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस ग्रिप की तरफ आती है। साजिद साहब ने क्या पूछा? मंथ्स और ईयर्स किस हवाले से? ये ईयर है, ईयर जी, 0 to 6 ईयर्स। अच्छा, सॉरी, ये मंथ्स गलती से लिखा गया, ईयर से, ठीक है। हेडिंग में मंथ्स गलती से लिखा गया है, ईयर्स ही लिखना था। नेक्स्ट प्लान को देखते हैं जरा।
शुक्रिया साजिद साहब। अगला है जो नेक्स्ट पीरियड है ना, वो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी उसको लेती हैं 6 to 12। इस 6 to 12 का जो पीरियड है ना, ये क्या है, ये वो पीरियड है जिसमें ग्रोथ के में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आती। बच्चा जो है वो काम और हैप्पी होता है, मेंटली वो उसकी जो स्टेट होती है ना वो स्टेबल हो जाती है। 6 to 12 का बच्चा जो है उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है, होती है, कामनेस होती है और हैप्पीनेस होती है। इस पीरियड के अंदर वो उसकी लर्निंग जो है ना वो इन्हीं चीजों के साथ रिलेट करती है। और जो थर्ड पीरियड है वो है 18 से 12 to 18 years। ये जो थर्ड पीरियड है ना, इसको फिर हम और दो सब पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसकी 2 सब फेजेस हैं, एक 12 to 15, इसमें बहुत सारी फिजिकल चेंजेस बच्चे के अंदर आती हैं, और फिर 15 to 18, और 18 तक बच्चा अपनी फुल मैच्योरिटी तक पहुंच जाता है। 18 के बाद जो फोर्थ प्लान है ना, फोर्थ पीरियड है डेवलपमेंट का, वो हमारी आज के डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, वो 18 to 24 है। उसको हम बिल्कुल भी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हमारा असल में एरिया है 0 to 6 का, जिसको हम ज्यादा लेकर चलेंगे, उसी हवाले से हम बात करेंगे इंशाल्लाह। चलो इससे आगे चलते हैं। अब एक और चीज जो हमारे मॉन्टेसरी के हवाले से समझने वाली है, वो है 3 लेवल्स ऑफ ओबीडियंस। देखिए हमारे माइंड के साइकोलॉजी कहती है कि हमारे माइंड के 3 लेवल्स हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। इस बात को जहन में रखते हुए हमने एक बात करनी है कि बच्चा जो है ना वो अनकॉन्शियस लर्नर से कॉन्शियस लर्नर बनने जा रहा है। जो वो छोटा होता है ना, बेबी होता है, मतलब मंथ्स में उसकी एज होती है, तो वो अनकॉन्शियस लर्नर होता है। अप टू 6 years तक जाते जाते वो कॉन्शियस लर्नर बन रहा है। इस पीरियड के अंदर बच्चा जो ना, हम अभी साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं, खुद मारिया मोंटेसरी की ये राय है कि अपने ऊपर कंट्रोल या अपने बिहेवियर पे कंट्रोल जो है ना, उसको हम सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। और मोंटेसरी की राय में, डॉक्टर मोंटेसरी की राय में, बच्चा जो है पहले 7-8 साल जो है ना वो उसे अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। 7 year, before 7 year बच्चा, child is not able to obey, राइट। अब ये वो चीज है जो समझने की जरूरत है। हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं कि माएँ बच्चों को रोकती टोकती नहीं, इसलिए ये वो जिद्दी हो गए, इसलिए ये बात नहीं मानते। एक दफा हजरत अली का कॉल पड़ा था कि पहले 7 साल अपने बच्चे को खेल कूद में रुकावट न डालो, और इस हवाले से भी माहिरीन की राय मौजूद है कि पहले 7 साल बच्चा बादशाह, वालिदैन के गुलाम। 7 से 14 साल तक वालिदैन बादशाह और बच्चा उनका गुलाम। 14 से 21 साल तक बच्चा, माँ बाप बादशाह और बच्चा उनका वजीर, और बादशाह वजीरों के मशवरों को अहमियत देते हैं। अगर हम इस मिथ पे भी, इस सेइंग को भी ले लें, तो इस हवाले से हमारे मोंटेसरी की थ्योरी को रिलेट करें, तो ये बहुत बेहतरीन चीज समझ इसमें आती है कि जो लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल है ना बच्चे के बिहेवियर में, और जो उसके सेल्फ डिसिप्लिन का ना होना है, ये उसके लिए यंग एज में, ये अर्ली चाइल्डहुड में ऐसी चीज है जो उसके इख्तियार में नहीं है। जब हम बच्चे से डिमांड करते हैं ना ओबीडियंस, तो दरअसल वो हमारी बात को कंप्लीहेंड ही नहीं कर पा रहा होता। मारिया मोंटेसरी कहती हैं जितने वर्ड्स हम बड़े बोलते हैं ना, वो बच्चे के साथ टकरा के रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, बाउंस बैक करते हैं। बच्चा हमको समझ नहीं पाता, जितने लफ्ज उसके अंदर जाएंगे उतने को वो समझेगा तो ओबे कर लेगा। और फिर उसमें भी अगर उसकी अपनी कोई नेचुरल डिजायर मौजूद है जो ज्यादा स्ट्रांग है, तो बाज़ वक़्त फौरी तौर पर उसको रिफ्यूज करता है। अच्छा, आवाज सिर्फ तलहा को नहीं आ रही, बाकियों को भी नहीं आ रही। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ एविडेंस मारिया मोंटेसरी कहती क्या है? द चाइल्ड कैन ओबे बट नॉट ऑलवेज।
It is the period in which obedience and disobedience seem to be combined. अब यहाँ पर हम आगे जब EPL में जाएंगे तो वहां पर भी हम कुछ रूल्स सीखेंगे कि अगर हमें बच्चे से ओबीडियंस चाहिए तो किस लेवल की, कैसे, यानी ये तो नहीं हो सकता कि बच्चा जो है वो लर्निंग डिस्टर्ब होने का चांस भी होता है, इसमें और बहुत सारी कम्युनिकेशन के गैप्स आते हैं। हमने बच्चे के लेवल पर कैसे जाना है कि हम उससे ओबे करवा सकें, इसको इंशाल्लाह हम EPL में सीखेंगे प्रैक्टिकली। यहाँ पर ये बात में रखें कि हमें ये गुंजाइश बच्चे को देनी है कि अगर वो डिसओबे कर रहा है ना तो दरअसल उसकी डिसओबीडियंस बड़ों जैसी डिसओबीडियंस नहीं है, इसके लिए हमारे अंदर एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है, क्योंकि उसको अपने मूड पे कंट्रोल नहीं है, उसको अपनी इंपल्स पे कंट्रोल नहीं है, इंस्टिंक्ट पे कंट्रोल नहीं है। जो उसकी जरूरत होगी वो उसको ज्यादा अहमियत देगा उस वक्त, और उसी हवाले से वो इस लेवल को इस पे जाएगा कि वो ओबे करे या ना ओबे करे। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड लेवल ऑफ ओबीडियंस जो है ना ये वो पीरियड है जिसमें बच्चे ओबे कर सकते हैं, अक्सर ऑलवेज हम कह सकते हैं, लेकिन क्या है जब उनके अंदर कोई ऐसी ऑब्स्टिकल ना मौजूद हो जो उनको लैक ऑफ कंट्रोल की तरफ ड्राइव कर ले। इस बात को जरा समझते हैं। यहाँ न सिर्फ उसकी अपनी मर्जी है हमें, बल्कि किसी और की मर्जी भी है हमें, यानी ये वो लेवल ऑफ ओबीडियंस है जो उस वक्त क्रिएट होता है जब बच्चा जो है वो अपनी मर्जी के ऊपर किसी दूसरी की मर्जी को तरजीह देता है, उसकी विल जो है वो डायरेक्टेड होती है किसी और की विल के जरिए। और ये वो लेवल है जहां पे बच्चा हाईएस्ट लेवल, ये वो पॉइंट है जिस पे बच्चा हाईएस्ट लेवल ऑफ ओबीडियंस पे पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड कर रहा होता है, और यकीनन ये नहीं वो दूसरे कौन है, एडल्ट की अथॉरिटी। ये असल वाली ओबीडियंस नहीं होती, ये वो ओबीडियंस होती है जिसमें बच्चे को ये लगता है कि जो दूसरे कह रहे हैं मुझे वो करना चाहिए। ये वो एज है जो +-6 पे स्टार्ट होती है, ये सेकंड लेवल ऑफ ओबीडियंस है। कुछ बच्चों में एक्सेप्शनल केसेस में इससे पहले भी हो सकती है। यहाँ पर बच्चा जो है वो सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा होता है दूसरों की ख्वाहिशात को, दूसरों की विल को, और ये एज लास्ट करती है बाद अप टू 12 या 14 भी। बलूगत के स्टार्ट में आप यूं कह लें, एडोलेसेंस एज जब अप्रोच करती है, डिफर करती है हर बच्चे में, तो बच्चा ट्रू लेवल ऑफ ओबीडियंस की तरफ जो है ना वो ट्रेवल करता है, ये जिसको हम थर्ड लेवल ऑफ ओबीडियंस कहते हैं। When child respond promptly and with enthusiasm, तो दरअसल ये लेवल है ट्रू ओबीडियंस का। He find happiness in being able to obey. ये एज जो है बच्चे की +10 में आ जाती है। ट्रू लेवल ऑफ ओबीडियंस इसी एज में पैदा होता है, लेकिन ये कंडीशनल है। जिस बच्चे को पहले जिंदगी के पहले 7 साल सबसे कम हिंड्रेंसेस फेस करनी पड़ी हो, अथॉरिटी फेस करनी पड़ी हो, कम अथॉरिटी फेस करनी पड़ी हो, मेरा मतलब है उसके वो अचीव करता है इस ट्रू लेवल ऑफ ओबीडियंस। हाँ, जिन बच्चों को पहले 7 साल बहुत ज्यादा प्रेशर में रखा गया हो, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स उन्हें फेस करनी पड़ी हो, जिसके तो कहते हैं रोक टोक। बच्चा जब जिद करता है ना कि मैंने ये लेना है, ये मैंने ये करना है, तो दरअसल उसका फोकस पॉइंट उस चीज के ऊपर फिक्स हो जाता है, और हम बड़े कहते हैं ये नहीं करना, बच्चा कहता है मैंने करना है। बच्चे की नहीं के जवाब में जब हम नहीं कहते तो दरअसल हम उसके साथ जिद लगाते हैं। बच्चा तो इस लेवल पर ही नहीं है कि वो हम अपने इंपल्स को कंट्रोल कर सकें। बहुत रफ से एग्जांपल होगी अगर मैं ये दे सकूं, अगर आप इसको एक्सेप्ट कर सकें, कि जैसे बच्चा अपने बाउल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी अपनी बाथरूम की हाजत को कंट्रोल नहीं करता जो छोटी उम्र में, इनवॉलंटरी है वो, उसकी ये नीड होती है, और तभी हम उसको पैम्पर लगा रहे होते हैं ना,
और कुछ अरसे बाद वो इस चीज को कंट्रोल करना सीख लेता है। इसी तरह बिहेवियरल इम्पल्स को कंट्रोल करने की भी एज है। जब तक हम इसको समझ नहीं पाते, हमारा बच्चों के साथ बिहेवियर जो है ना वो बहुत ऐसा हो जाता है कि हम ये समझते हैं कि बच्चा 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, उसने बोलना शुरू कर दिया एंड शी और ही हैज टू ओबे। उसने अपनी मर्जी क्यों की? बच्चा क्यों अपनी मर्जी करे? पहले 7 साल ऐसे हैं जिसमें बच्चा जो है ना उसका बिहेवियर अपने कंट्रोल में नहीं होता, उसके ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। अगर यहाँ पर उसे फ्रीडम मिलती है विद इन डिफाइंड डिसिप्लिन, तो वो ओबीडियंस सीख लेगा। देखिए, मैं दोबारा अपनी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। आप इस बात को इस तरह समझें कि जब बच्चा छोटा होता है ना, वो किसी चीज ऐसे कोई ऐसा काम करना शुरू करता है जो उसको फिजिकली नुकसान पहुंचा सकता है, या किसी और तरह की उसमें कोई खतरा होता है, या वो बेफायदा होता है, या उससे कोई नुकसान का अंदेशा है। वो माली नुकसान भी हो सकता है। तो बच्चा इसको नहीं समझ पाएगा, वो आपके ज़हनी लेवल पर नहीं आ पाता। उसे नहीं पता कि यहाँ पे ये पानी ज़ाया हो जाएगा, ये क्रीम ज़ाया हो जाएगी, ये शैम्पू गिर जाएगा, ये खिलौने टूट जाएंगे, ये इतने महंगे हैं और इतनी मुश्किल से मिलेंगे, यहाँ से तो मिलते ही नहीं है। हम इस तरह की डिस्कशन उसके सामने लगा लेते हैं। मसला क्या है, हमने उसको उस काम से रोकना है। यही है ना? तो हमें तरीका सीखना है। हमें तरीका सीखना है। हमने वहां से बच्चे के हाथ से चीज नहीं छीननी, हमने वहां पे बच्चे को थप्पड़ नहीं लगाना, हमने बच्चे को डांटना नहीं है, हमने चीख के नहीं कहना ना करो। बच्चे को ना करो नहीं समझ में आएगा, बच्चे को हमारा लेक्चर समझ नहीं आएगा, बच्चे को हमारी नसीहत समझ नहीं आएगी। हम ये सीखेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे इंशाल्लाह। इससे अगला सेशन जो होगा ना उसमें आएगा ये सारा कुछ। लेकिन यहाँ पर इस बात को इतना समझ लेना जरूरी है कि बच्चे को अगर हम ट्रू लेवल ऑफ ओबीडियंस में पहुंचाना चाहते हैं, जहाँ पर उस पे नेकी पे अजर और बुराई पे गुनाह पे बुराई पे गुनाह लाजिम आता है ना, ये वही वाली एज है जहाँ से हिसाब किताब का आगाज होता है। और आप सबको पता है बलूगत से होता है ना? वहां पर ट्रू लेवल ऑफ ओबीडियंस बच्चों को एक्वायर कर लेना चाहिए। उससे पहले उसको गुंजाइश मिलनी चाहिए। गुंजाइश देना हमने सीखना है और उसको डिफाइंड डिसिप्लिन के अंदर फ्रीडम देना हमने सीखना है। आगे चलते हैं, इसको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ट्रू सेल्फ डिसिप्लिन को। नेक्स्ट स्लाइड पे अब देखिए, हमारे पास एक प्रीशियस टीचिंग मोमेंट आता है। ये कहाँ पे आता है? जब बच्चा कोई गलती करता है। जब बच्चा कोई गलती करता है उस वक्त हम बड़ों के पास एक प्रीशियस मोमेंट आता है टीचिंग का। बजाय इसके कि हम बच्चे को सजा दें फिजिकली या इमोशनली, उसको शर्मिंदा करें या उसको बेइज्जत करें, हमें उसके इस मिस बिहेवियर को एक टीचिंग मोमेंट बनाना है। उस वक्त हमें ये सिखाना है कि अच्छा क्या था, काम करने का अच्छा तरीका कौन सा है, या बात करने का अच्छा तरीका कौन सा है, या इस नुकसान से बचने का तरीका कौन सा था। ऐसे मौकों पर बाज़ औक़ात एडल्ट का जो रिस्पॉन्स होता है ना, रिवेंज की शक्ल इख्तियार कर लेता है, इंतकाम की। जो मिसबिहेवियर है ना, मारिया मॉन्टेसरी कहती है उसको चाइल्ड के लेवल ऑफ ओबीडियंस से और डेवलपमेंटल एबिलिटी टू ओबे से रिलेट करके समझें। हमेशा याद रखें कि बच्चा जो है ना वो रिस्पेक्ट हर हर तरह की सूरत हाल में रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट का हकदार है। मैं यहाँ से एक और बात का इजाफा करना चाहूंगी। आप में से जिन लोगों ने कुरान को समझा पढ़ा जानते होंगे वो इंशाल्लाह इस बात को कि कुछ सजाएं कुरान में भी बयान की गई हैं। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर सजा दी गई। ये सजा किसको दी गई? एडल्ट्स को, बड़ों को। बच्चों के लिए सजा नहीं है। हमारा मुआशरा कैसा मुआशरा है कि हम बच्चों को सजा देते हैं, बड़ों को नहीं देते। इस्लाम एक ऐसा मुआशरा बनाता है, हर फर्द जो जिम्मेदार है, जो बड़ा हो गया है, अपनी अकल समझ और शऊर की हद पर पहुंच गया है, अगर वो गलती करता है तो उसके लिए सजा है, छोटी या बड़ी जो भी नौयत उस पर डिपेंड करती है। लेकिन बच्चे के लिए सजा नहीं। हजरत काब बिन मालिक का वाकया देखिए, बच्चे भी सुस्ती करते हैं, होमवर्क नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, इसमें सुस्ती हो गई, उसमें सुस्ती हो गई। हजरत अनस बिन मालिक रहमतुल्लाह अलैह बच्चे ही थे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे।
आप फरमाते हैं कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम से बाहर भेजा। मैं गया तो कुछ लड़के खेल रहे थे, मैं खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। जब कुछ वक्त गुजर गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हंस को ढूंढते हुए आए, और उन्होंने जब देखा कि वो बच्चों का खेल खड़े देख रहे हैं, तो उन्होंने, हजरत हंस का बयान ये है कि उन्होंने मेरे गर्दन पे हाथ रखा और कहा, ये अंस है। और हजरत अंस कहते हैं, मुझे फौरन याद आ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुझे किसी काम के लिए भेजा था। हम जरा अपने बिहेवियर को इस आईने में देख लें। कोई बड़ा भूल जाए ना तो हम उसे गुंजाइश दे देते हैं, जो बच्चा भूले तो हम नहीं गुंजाइश देते। तो हम अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं ना, इस रेफरेंस से हम इसको देखते हैं कि हम उस मोमेंट को, जो पनिशमेंट का मोमेंट होता है ना, तो हम उसको टीचिंग का मोमेंट बना लें। आगे चलते हैं। मारिया मोंटेसरी की एजुकेशनल अप्रोच पे बात करते हैं। ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे बेस करती है, बच्चे की डेवलपमेंटल नीड्स के हवाले से। मदर हो या टीचर, उसे बच्चे की डेवलपमेंटल नीड्स का पता होना चाहिए। और अगर हमारे फादर्स को भी पता हो तो सोने पे सुहागा है। यानी बच्चे की डेवलपमेंटल नीड्स क्या हैं। हाँ, माँ ये तो जानती है जैसे कब भूख लगी है, कब उसके कपड़े गीले हो गए, उन्हें मैंने तब्दील करना है, बच्चे को नहलाना है, उसके कान साफ करने हैं, उसके नाखून काटने वाले हैं, ये उसकी कुछ जरूरियात है ना, फिजिकल नीड्स है। इसी तरह कुछ डेवलपमेंटल नीड्स हैं, जब हम उनको नहीं जानते तो हम बच्चों को सही ट्रीट नहीं कर पाते। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आमतौर पर हम पाकिस्तानी लोग बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाते एक्सपेक्ट करते हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ जो पहली क्लासेस होती है उनका नाम होता है प्ले ग्रुप, प्री ईयर 1, मॉन्टेसरी जूनियर, प्री नर्सरी, इस तरह की। ठीक है, हम चाहते हैं कि बच्चा ना घर आए तो कुछ लिखा हुआ हमें दिखाए। कॉपी नहीं लगवाई आपके स्कूल में, बच्चा लिख के नहीं है, बच्चे ने अभी तक सीखा कैसे, लिखना तो कुछ भी नहीं आता। ये पेरेंट्स के कमेंट्स होते हैं। अगर हम इसको डेवलपमेंटल नीड के हवाले से रिलेट करके चेक करें, देखें, तो मैं आपको बताती हूँ कि फिजिकली बच्चे का हाथ लिखने के काबिल ही लड़कों का 5.5 साल की उम्र में होता है तकरीबन नॉर्मली। ये भी हो सकता है कि कोई लड़का 5.5 साल की उम्र में भी उसकी पेंसिल की ग्रिप ना बनी हो, और ये भी हो सकता है कि कोई एक्सेप्शनल केस हो तो किसी लड़के का 5.5 साल की बजाय 4.5 साल या 4 साल की उम्र में बन गया हो। ठीक है, अच्छा अब देखिए, लड़कियों में हाथ के पट्टे जो है ना वो तकरीबन 4.5 साल की उम्र में नॉर्मली एवरेज मुकम्मल हो जाती है उनकी ग्रोथ, जबकि लड़कों में 5.5 साल की उम्र में होती है। यहाँ पर हम बच्चे और बच्चियों को एक जैसा कंपेयर कर रहे थे। मदर ही कहती है, लो जी मेरी बेटी को, तुम्हारी बहन ने तो इतनी जल्दी लिखना सीख, तुम्हें क्या मुसीबत है जो तुम नहीं लिखते। टीचर्स भी बच्चों को या कभी पॉजिटिव थ्रेट या कभी नेगेटिव, आप ये लिखना सीख ले, मैं आपको ये ले दूंगी, आपको साइकिल मिलेगा, आपको बर्थडे गिफ्ट पे ये मिलेगा, आपको ये मैं ले दूंगी, आपको ये मिल जाएगा। मारिया मोंटेसरी इस बात के खिलाफ है। मारिया मोंटेसरी कहती हैं, लर्निंग इटसेल्फ अ रिवॉर्ड। जब बच्चा कोई नई चीज सीखता है तो उसके ऊपर इनर सेटिस्फेक्शन फील करता है, जो असल में उसका रिवॉर्ड है। जब हम उसको इनर सेटिस्फेक्शन से को एंजॉय नहीं करने देते और उसको छोटे छोटे वर्ल्डली रिवॉर्ड से ना उसको डिट्रैक्ट कर देते हैं, इन उसकी मंजिल खोटी कर देते हैं, उसका फोकस पॉइंट जो है बदल देते हैं। बच्चे को इसलिए सीखना है कि वो एक साइकिल ले ले, बच्चे को किसलिए सीखना है कि उसको एक प्ले स्टेशन मिल जाए, बच्चे को किसलिए सीखना है कि उसको गेम खेल लेने दे, बच्चे को किसलिए सीखना है कि वो थोड़ी देर के लिए मोबाइल पे बैठ जाए। ठीक है, बच्चा डिट्रैक्ट हो गया। अब उसकी डेवलपमेंटल नीड्स क्या है, आजकल अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ बच्चों में डायलेक्सिया डिस्ग्राफिया की का रेट बहुत बढ़ रहा है। बच्चे जो है हमारे हाइपर एक्टिविटी के शिकार है, हमारे बच्चे जो है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर का शिकार है, यानी वो अपनी नजर नहीं जमा पाते, उनकी तवज्जो जो है वो अपनी तवज्जो को फोकस नहीं कर पाते। बच्चों की इमला में गलतियां बहुत होती हैं, बच्चा लिखना बहुत देर से सीखते हैं या पढ़ना बहुत देर से सीखते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह बच्चों में स्क्रीन एक्सपोजर है। तकरीबन 50% हम अपने बच्चे के ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब वो मुसलसल स्क्रीन एक्सपोजर में रहते हैं।
इस एज में बच्चे की डेवलपमेंटल नीड ये है कि वो भागे, दौड़े, खेले, कूदे। उसके मसल जितने ग्रो होंगे उतना ही ज्यादा वो जल्दी, आंखों के मसल स्ट्रांग होंगे तो उसकी नजर जमेगी, ठीक है। उसके हाथ के पट्टे मजबूत होंगे तो उसकी हैंडराइटिंग बेहतर हो जाएगी, उसकी पेंसिल की ग्रिप अच्छी आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की गोलाइयां गोल हो, हैंडराइटिंग में अलिफ सीधे हों, तो हमें बच्चों को भागने दौड़ने वाले खेलों की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि ये ग्रॉस मोटर स्किल्स पर डिपेंड करता है। हमारे जो हैंडराइटिंग मसल्स है ना, उनमें हमारे कलाई से एल्बो तक का मसल और उधर से शीन का के मसल्स भी शामिल हैं। ये हमारे ग्रॉस मोटर्स हैं जिनकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज का बच्चा जो है वो खेल कूद से बहुत ही ज्यादा दूर हो गया, इस वजह से उसकी जो डेवलपमेंटल नीड है वो पूरी नहीं हो पाती। जिस माँ को ये बात पता होगी कि हर माँ चाहती है मेरे बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी हो, हर माँ चाहती है मेरा बच्चा जो जल्दी से पढ़ना सीखे। अब पढ़ना सीखने के लिए विजनरी मसल्स को स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। जिन बच्चों की विजन स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनकी नजर नहीं जमती, आंखों के पट्टे कमजोर हो जाते हैं या रहते हैं कमजोर हैं अभी, लिहाजा बच्चा जोड़ करना नहीं सीखता, ब्लेंडिंग नहीं सीखता, साउंड्स की वो वर्ड कैसे बनेगा। हम ये समझते हैं बच्चा सुस्ती कर रहा है, बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, बच्चा सबक याद नहीं कर रहा। ये वो चीजें जिनका इल्म जरूरी है ताकि हम बच्चे को लर्निंग में सपोर्ट दे सकें। हमारे मॉन्टेसरी कहती है कि बच्चा एज अ होल जो है वो डेवलप होता है। ये नहीं है कि उसकी फिजिकल डेवलपमेंट किसी और महीने हो रही हो, उसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो हो किसी और हफ्ते हो रही हो, उसकी मॉरल डेवलपमेंट किसी और टाइम पे होनी हो। बच्चा एज अ होल जो है ना वो डेवलप हो रहा होता है। वो सारी की सारी इसकी डेवलपमेंट हर एरिया की, सोशल है, मॉरल है, मैथमेटिकल है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, के सब जो है इकट्ठी हो रही है। और इन चीजों को डिटेल से पढ़ना और सीखना जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर इजाफा करना चाहूँ कि बाल वक़ात हमारे बच्चों का एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सामने आता है, इसको हम डायलेक्सिया के जो बच्चे या फिर अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर का शिकार जो बच्चे होते हैं, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। इन बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है, वो 6 और 9 में और बी और डी में डिफरेंस नहीं कर सकते, जीन चे हे खे को अलग अलग नहीं पहचान पाते। बे टे बे पे टे जो है ना, ये हरूफ के खानदान है जो अपनी शक्ल सूरत के एतबार से थोड़े थोड़े एक दूसरे से फर्क रखते हैं। ये इनको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। 6 की या 9 लिख देंगे, 9 की जगह 6 लिख देंगे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे बच्चों को सजा मिले या उसके मार्क्स काटे जाए। ये भी एक सजा होती है ना। ये एक प्रोसेस है सीखने का, ये एक पेस ऑफ डेवलपमेंट है। जब वो डेवलपमेंट की पेस जो इसमें से गुजर जाएंगे तो वो इस चीज को सीख लेंगे। इस पे जो सिनेप्सिस फॉर्मेशन होती है ना, वो भी इस तरह की होती है कि सिनेप्सिस बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है। कैसे? ऐसे जैसे आजकल बहुत सारे स्कूलों में आप देखेंगे बच्चे समर के बाद आएंगे तो बहुत कुछ भूले होंगे, है ना। वो बच्चे जिन्हें आपने प्री ईयर 1, 2, 3 में ये जो आइडेंटिफिकेशन कराई होती है, रिकॉग्निशन उनकी होती है अल्फाबेट्स की या नंबर्स की, वो बाद अगर तुमको कंफ्यूज कर देते हैं। ये कुछ वैसे हैं जो सारा कुछ ही भूल जाते हैं। ये किस वजह से होता है कि इस पे जो सिनेप्सिस फॉर्मेशन होती है ना, ये अभी कच्ची होती है, ये नहीं कि कंप्लीट नहीं होती है, और बच्चा इसको भूल जाता है, सिनेप्सिस टूट जाता है ब्रेन में जो सिनेप्सिस बने होते हैं। और वो इस तरह नहीं टूटता कि बिल्कुल ही टूट जाए। जब वो बच्चा उसको रिवाइज करता है तो जल्द ही कुछ ही अरसे में वो सारी चीजें दोबारा सीख लेता है। उसके बाद अगर टीचर्स जो है वो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि छुट्टियों में कुछ पढ़ाया नहीं, पेरेंट्स जो है वो टीचर्स को ब्लेम कर रहे होते हैं कि आपने क्या पढ़ा के भेजा था, उन्हें कुछ आता नहीं। हालांकि दोनों तरफ ही बात है ना। उसको इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये टाइम स्पैन कुछ अरसे के लिए बच्चा अगर बीमार रहे या अनटच रहे तो इन चीजों को भूल सकता है। ये उसकी डेवलपमेंट की फेजेस हैं डिफरेंट, जिनको हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह इस हवाले से हम अब आगे कुछ मॉन्टेसरी की टर्म्स पे चलते हैं, उनको देखेंगे और इस हवाले से मजीद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें अच्छा सवाल आया, सिनेप्सिस क्या होता है। सिनेप्सिस कहते हैं कनेक्शन को, राब्तों को। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन जो होते हैं ना, ब्रेन में भी हार्ट में भी, जब हम कोई नई चीज सीखते हैं ना तो
2 या 3 सेल आपस में जुड़ जाते हैं, लर्निंग का सिनेप्सिस बना देते हैं, कनेक्शन बना देते हैं। जितना ये कनेक्शन मजबूत होता है, कंसेप्ट उतना ही क्लियर होता है। अगर ये कनेक्शन मजबूत नहीं होता, समझिए 4 तारों के जुड़ने से बनना है, ठीक है, तो अभी 2 जुड़ी होती हैं, तो चांस है कि वो पीछे वो सिनेप्सिस जल्दी टूट जाएगा। जब तक वो चारों तारे नहीं आपस में जुड़ेंगे, मैं मिसाल दे रही हूँ कि अगर 4 तारों के जुड़ने से कंसेप्ट मुकम्मल होता है, ये ब्रेन में बनते हैं सिनेप्सिस, ठीक है। जब ब्रेन में सिनेप्सिस बनते हैं और लर्निंग जो है वो मुकम्मल होती है, तो सिनेप्सिस मजबूत हो जाता है। वो चीज जो हम जिंदगी भर नहीं बोलते, वो होती है जिसमें हमारी सारी की सारी सेंसेस इन्वॉल्व होती है, हमारे हाथ भी इन्वॉल्व होते हैं। उस पे जो सिनेप्सिस बनता है वो बहुत मजबूत होता है। सिनेप्सिस मीन राब्ता, कनेक्शन, वायरिंग, ठीक है। ओके, अब हम की कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। मारिया मॉन्टेसरी ने अपनी थ्योरी में कुछ वर्ड्स यूटिलाइज किए हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इंडिपेंडेंट मास्टरी उनकी नजर में क्या है, इनडायरेक्ट प्रिपरेशन वो किसको कहती है, फ्री चॉइस क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, सेंसिटिव पीरियड और एब्जॉर्बेंट माइंड क्या है। आगे अगली स्लाइड में उनकी डिटेल में इनको जरा देखने की कोशिश करते हैं। आगे चलें। इंडिपेंडेंट मास्टरी क्या है कि जब बच्चे को एक गोल ऑफ अ मॉन्टेसरी एजुकेशन ये है कि बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए जिसमें वो कोई भी स्किल जो है वो इंडिपेंडेंटली सीखे, उसको मास्टर करे, उसमें माहिर हो जाए, उसको उसके दरमियान में इंटरप्शन ना मिले, कोई उसको टोके ना। वो जो कुछ सीख रहा हो अगर वो बार बार करना चाहे तो उससे कोई रोके ना। यानी टीचर ये ना कहे आपने कर लिया बस करो, अब दूसरे बच्चे की बारी है। मदर ये ना कहे बस करो, तुम तो यही किए जा रहे हो, तुम तो इस पे लगे हुए हो। यानी बच्चा जो है ना वो इंडिपेंडेंट मास्टरी लेवल को उस वक्त एक्वायर कर सकता है जब वो किसी प्रोसेस को, वो एक्सप्लोरेशन को या मैन्युपुलेशन का हाथ से काम कर रहा है या कुछ सोच रहा है या किसी चीज के जायजा ले रहा है, तो वो बहुत गौर से, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर वो काम कर रहा होता है, हत्ता कि वो एक लेवल पर पहुंच के एक मास्टरी को, एक महारत को, एक स्किल को एक्वायर कर लेता है। फिर इंडिपेंडेंट प्रिपरेशन जो है ना, उसमें ये है कि मॉन्टेसरी एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम किसी खास मकसद के लिए जो एक बच्चा मटेरियल यूज कर रहा होता है ना, बाहर तो वो खेल रहा होता है उससे, लेकिन वो इनडायरेक्टली प्रिपेयर हो रहा होता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, मॉन्टेसरी मटेरियल में एक चीज है पिंक टावर। पिंक टावर इस कदर इनडायरेक्टली प्रिपरेशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बच्चा सिर्फ उससे टावर नहीं बना रहा, मोनूमेंट नहीं बना रहा, या उससे हॉरिजॉन्टली अरेंज नहीं कर रहा साइड वाइज, वो सब बहुत सारे इनडायरेक्ट कंसेप्ट ले रहा है। इवन एंगल क्या होता है, ये वाला इनडायरेक्ट नाम लिए बगैर, इसको एक्सप्लेन किए बगैर बच्चा इनडायरेक्ट कंसेप्ट इससे ले रहा होता है। ना मैं दे रही होती, ना आप दे रहे होते, ना टीचर दे रही होती, ना इन्वायरमेंट दे रही होती, मटीरियल दे रहा होता है, ठीक है। साइज का दे रहा होता है, थिक एंड थिन का दे रहा होता है, डायमेंशंस का दे रहा होता है, बहुत से कंसेप्ट वो पिंक टावर से ले रहा होता है। फ्री चॉइस क्या है कि बच्चा अपनी मर्जी से किसी एक्टिविटी को चूज करे, किसी एक प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट के अंदर जहां पर बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, वो अपनी मर्जी का मटेरियल और एक्टिविटी चूज करे और उसको उस वक्त तक करे जब तक वो करना चाहता है। आगे चलते हैं। आगे है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन वो पीरियड है जिसमें बच्चा जो है ना वो एक खास प्रोसेस में से गुजर के इस स्टेज पर आता है कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह काम कर सके। वो 3 फेजेस में से गुजरता है इस दौरान। आप जानते हैं बच्चा जब स्कूल में पहुंचता है तो पहले दिन उसके रोने के होते हैं और डिस्टर्ब होता है। बच्चे को नॉर्मलाइजेशन के नॉर्मल स्टेट तक पहुंचाने के लिए कि वो अपनी लर्निंग को पीस के साथ एंजॉय कर सके, इनर पीस के साथ, हम उसको फ्रीली अपनी एक्टिविटी चूज करने दें और वो खुद चूज करे इसको। एक एक्टिविटी को कंसंट्रेशन के साथ जितनी दफा करना चाहे, 10 दफा, 12 दफा, 15 दफा, 20 दफा, 3 दफा, 2 दफा, उसको ना कोई इसमें गाइडलाइन मिले, ना उसको रुकावट मिले, ना उससे ये कहा जाए कि एक दफा फिर कर लो, एक दफा और करना बेटे प्लीज, एक दफा और कर लेते हैं, नहीं। ना उसे रोका जाए कि आपने बहुत दफा कर लिया, बाकी बच्चों को भी करने दो, ठीक है, अब अपने भाई को बारी दे दो, ऐसे नहीं। यानी जिस एक्टिविटी पे उसको कंसंट्रेशन और रेपिटेशन से काम करने का मौका मिलता है ना, वो उसको इनर पीस और इनर जॉय तक पहुंचाती है। ये असल में उसकी ट्रू लर्निंग है।
बच्चा बार बार किसी एक्टिविटी को बार बार करता है, इतना करता है कि बड़े उससे तंग आ जाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, इधर बता उधर बता, जो आया उसको बता, खुद बच्चे के सामने डिस्कस। हालांकि वो नॉर्मलाइजेशन की स्टेट में से गुजर होता है, और फिर जब वो उस एक्टिविटी को छोड़ता है तो वो दोबारा नहीं करता, क्योंकि उसमें से उसने जितना कुछ सीखना होता है वो अपनी इस रेपिटेशन के दौरान सीख लेता है। रेपिटेशन दरअसल वो फेज है जो उसकी लर्निंग, जिस पे उसकी लर्निंग डिपेंड कर रही है। हमने उसे रोकना नहीं है इस चीज के अंदर। आगे देखते हैं। अगली टर्म में हमारे मॉन्टेसरी जो हमारे सामने लाती है वो भी एब्जॉर्बेंट माइंड। उनका ये ख्याल है कि जो ये जो एब्जॉर्बेंट माइंड है ना, फ्रॉम बर्थ टू 6, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है लाइफ का। इसमें बच्चा जो है वो अनकॉन्शियस लर्नर से कॉन्शियस लर्नर बन जाता है। बच्चा जो एम्प्टी स्लेट नहीं है। मारिया मॉन्टेसरी कह रही है, अल्लाह ताला कह रहा है, अल्लाह ताला कहते हैं अलमा फुजूरा व तकवा। मारिया मॉन्टेसरी भी ये बात मान रही है, देखिए कि वो एम्प्टी स्लेट के साथ नहीं आता जिसपे कोई एडल्ट अपना प्रोग्राम लिख दे। ये हम देखेंगे, आखिरी स्लाइड हमारी इसी की है इंशाल्लाह। इंतजार करें, कर लेते हैं बात। आप 40 स्टूडेंट की बात करते हैं, मैंने ऐसे तालीमी ऐसे इदारे देखे जहाँ 70 स्टूडेंट होते हैं एक हॉल के अंदर, मल्टी एज ग्रुप है, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चा कोई ऐसी एम्प्टी स्लेट नहीं है जिसपे कोई बड़ा अपना प्रोग्राम लिख दे, अब इसे ये करना है, अब इसे ये करना है, अब इसे ये करना है, नहीं। चाइल्ड जो है उसके पास, बच्चा जो है उसके पास अपना इंटरनल पैटर्न मौजूद है। आप में से कभी किसी ने किसी बच्चे को इस बात पर डांटा जिसकी उम्र 1 साल हो गई हो कि उसने अभी तक दांत नहीं निकाले, जबकि उसकी बहन ने तो छठे महीने दांत निकाल लिया था? ऐसा होता है? नहीं ना। तो जब हम बच्चे की फिजिकल ग्रोथ के अंदर, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर नेचुरल पेस को चलने देते हैं, तो बच्चा किसी उम्र में बोलना शुरू करता है, उसके बहन भाई ने किसी में किया होता है, किसी के दांत कब निकले, किसी ने कब चलना शुरू किया, वेरी करता है ना। इवन एक माँ बाप के बच्चे जो इनकी फिजिकल डेवलपमेंट वेरी करते हैं। इसी तरह लर्निंग की बेस भी डिफरेंट होती है, तो इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना, बच्चे को अपने इंटरनल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट में चलने देना। हमने क्या करना है, हमें एक गाइड बनना है, उसके लिए हमने फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना है। आगे आगे हम देखते हैं उसको। हमने तो बस बच्चे को मदद देनी है, उसकी हेल्प करनी है, एड ऑफ केयरिंग, और ऑब्जर्वेशन के दौरान जहां जरूरत पड़े हमने उसे फैसिलिटेशन प्रोवाइड करनी है, ताकि वो अपने डिजायर लेवल ऑफ, अपने इंस्टिंक्ट इंट्रिंसिक डिजायर की जो वो है ना लेवल, उस तक पहुंच सके। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सेंसिटिव पीरियड क्या, कैसा रोने वाला बच्चा लगाया। द phenomenon of absorbent mind क्या है? ये है the joy in which the child has his internal motivation to learn। फिर आप ये देखें, हम अपनी सोसाइटी में बच्चे को इस लेवल ऑफ मोटिवेशन तक पहुंचने ही नहीं देते। बच्चे की लाइफ में ऐसे छोटे छोटे चंक्स ऑफ टाइम आते हैं जब वो किसी चीज में फुली इन्वॉल्व होके एक्सप्लोर कर रहा होता है या मैन्युपुलेट कर रहा होता है। उस वक्त वो कोई एक ऐसा कंसेप्ट सीख रहा होता है जिसमें वो सिर्फ उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को सीख रहा होता है, एक्सक्लूडिंग ऑल अदर्स, और हम नहीं जानते वो क्या सीख रहा है। हम उसके माइंड के लेवल तक नहीं, हम सिर्फ उसमें इतना कर सकते हैं कि उस वक्त जब वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो उसको डिस्टर्ब ना करें। दूसरी बात ये कि ये सेंसिटिव पीरियड ऐसा होता है कि इसमें चारों तरफ से बच्चा जो है ना वो डाटा एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसका माइंड एब्जॉर्बेंट है, स्पॉन्ज की तरह, हर तरफ से डाटा एब्जॉर्ब, जितनी लिसनिंग, जितनी आवाजें उसे आ रही है उसके अंदर जा रही है, उसको अंदर ही अंदर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के, और इस सेंसिटिव पीरियड में जब वो प्रोसेस होता है ना, वो अंदर ही अंदर उसकी इमेजिनेशन, बाद बच्चों की इमेजिनेशन इस उम्र में इस कदर शार्प होती है, बच्चों के पेरेंट्स उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसको बहुत गलत डिट्रैक्ट कर देते हैं। एक दफा ये सेंसिटिव पीरियड गुजर जाए दोबारा वापस नहीं आता। ये वो सेंसिटिव पीरियड है जिसमें बच्चा जो है ना वो 80 to 90% ज्यादा स्पीड के साथ सीख रहा होता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। की इंडिकेटर्स देखें सेंसिटिव पीरियड के। बच्चा जो है वो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करता है किसी खास एक्टिविटी या स्किल में, वो इसको बार बार रिपीट करना चाहता है बगैर थके, बार बार करता है। और हम में से अक्सर लोग इसकी रेपिटेशन को पसंद नहीं करते या उसको अलाउ ही नहीं करते कि वो बार बार करे।
बच्चा जो है वो उसके अंदर प्लेयर और जॉय जो है ना उसको सीख करता है किसी खास काम के अंदर, उसकी अटेंशन उसमें इस कदर वो फोकस कर रहा होता है कि देखने वाले को भी हैरानी होती है। The child will possess unequal energy and intense effort towards the task. आगे देखते हैं। अब की कंपोनेंट्स क्या है मॉन्टेसरी एजुकेशन के? हमें बच्चों को प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी है। उसका टीचर ऐसा होना चाहिए मॉन्टेसरी का, जिसको हम टीचर ना कहें, फैसिलिटेटर कहें, डायरेक्टर्स कहें या डायरेक्टर कहें, जो बच्चे को एनवायरनमेंट के अंदर ऑब्जर्व कर रहा हो, उसे फैसिलिटेट कर रहा हो, रोक टोक ना रहा हो। जो टीचर है या पेरेंट्स है, दे शुड बी अ गाइड और डायरेक्टर। उनका काम क्या है? वो एनवायरनमेंट को बच्चे के लिए प्रिपेयर करें और वहां पे उन्हें फैसिलिटेशन प्रोवाइड करें। उनका रोल पैसिव रोल हो, बच्चे का लर्निंग का रोल जो होता है ना एक्टिव रोल होता है। उन्हें स्किल्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए ताकि वो बच्चे को कहाँ मदद की जरूरत है वहां मदद प्रोवाइड करें। जैसे हमारे यहाँ एक रिवाज है, हम बच्चे से कहते हैं ठहरो मैं करता हूँ, ठहरो मैं करती हूँ। मदर्स जो है बड़े बड़ी उम्र के बच्चों के लिए खुद बांध रही होती है, हालांकि ये वो स्किल है जो फिजिकल डेवलपमेंट का चार्ट आपको बताता है कि बच्चा +2 में सीख सकता है, और हमारे यहाँ 7 साल के बच्चे के 10 में जो है वो मदद उठाई कर रही होती है। अब आप ये देखिए कि हमें क्या करना है, वी एडजस्ट आवर माइंडसेट्स। हमें क्या करना है, अगली स्लाइड में देखते हैं। इससे अगली को भी मैं अगली पे चले। हमारी प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट कैसी होनी चाहिए? थॉटफुली एंड केयरफुली डिजाइन बाय द टीचर। उसमें मॉन्टेसरी मटेरियल जो है ना, लर्निंग एड्स वो होनी चाहिए, प्लेजेंट अपीयरेंस होनी चाहिए और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, मॉन्टेसरी मटेरियल अवेलेबल हो। आगे चलते हैं। रोल ऑफ टीचर में डिस्कस कर चुकी हूँ इत्तेफाक से। आगे चलते हैं। हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हम अपने माइंडसेट को एडजस्ट करें, अपने एटीट्यूड रीशेप करें और कुछ ऐसा करें कि हम बच्चे को कन्वीनियंट एनवायरनमेंट लर्निंग के प्रोवाइड कर सकें। ये बच्चे जो होते हैं ना, इनकी अपनी वांट्स होती हैं, डिजायर्स होती हैं, नीड्स होती हैं और वो उनको फुलफिल करना चाहते हैं विद आवर लिटिल हेल्प। ये वो एज है जहां पर हमें बच्चे को मदद ही वहां पर देनी है जहां उसको शदीद जरूरत हो। जहां उसे मदद की जरूरत नहीं, हमें नहीं प्रोवाइड करनी। देखिए वो अपनी नेचुरल नीड हम तक पहुंचाता है, एक्सप्रेस करता है, मैं खुद। बच्चा कहता है मैं खुद, और माँ कहती नहीं नहीं गंद पड़ जाएगा, नहीं नहीं मैस हो जाएगा, ये टेबल गंदा हो जाएगा, इसके कपड़े मैंने अभी मत ले, खराब हो जाएंगे। जब हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट नहीं करने देंगे तो वो सीखेगा। उसकी फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी, उसकी ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं, बस हमारी लास्ट स्लाइड है ये। मॉन्टेसरी एजुकेशन को हम ट्रेडिशनल एजुकेशन से कंपेयर करते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या होते हैं? पीरियड होते हैं, सिंगल ग्रेड क्लासरूम होते हैं, स्टूडेंट जो है उनका पैसिव रोल होता है, टीचर ही सारा कुछ होता है, उसी की मर्जी चलती है, उसी का वो उसकी मर्जी के बगैर जो है वो कुछ नहीं हो सकता। प्रोडक्ट फोकस रिपोर्ट बनती है कि बच्चों के ये ग्रेड आने चाहिए, ये क्यों नहीं आए, ये कैसे नहीं है। हम बच्चे को गलती करने की गुंजाइश ही नहीं देते। अच्छा, अब मॉन्टेसरी एजुकेशन के अनइंटरप्टेड टाइम फॉर वर्क। अच्छा, जितनी देर चाहे काम करे। मल्टी एज क्लासरूम में स्टूडेंट प्ले एक्टिव रोल, स्टूडेंट एक्टिव होता है, टीचर पैसिव होता है। असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस, हमने उसकी प्रोग्रेस की असेसमेंट करनी है, उसके रिजल्ट, उसे नंबर नहीं देने, उसके रिजल्ट कार्ड ऐसे नहीं देने कि बच्चा जो है माँ बाप का मेरा बच्चा फर्स्ट आया, मेरे बच्चे का एक क्लास ग्रेड आया। चलिए आगे चलते हैं। अब इस पे इंशाल्लाह हम अगली ईपीएल में देखेंगे ही इसको, व्हाई एंड व्हाट इज इस्लामिक मॉन्टेसरी। ये सारे के सारा अगला जो हमने डिजाइन किया हुआ चीज है ना, वो इसी बेस के ऊपर की है। डिटेल से देखेंगे इतने सारे सेक्शंस के अंदर। अब आप कुछ सवाल करना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगली स्लाइड देखें किस चीज की है। हाँ जी, क्वेश्चन एंड आंसर। मैं इतनी वजाहत कर दूं कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे सवाल आपके जहन में आए, ये अप्लीकेबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये हमारी सोसाइटी में नहीं होता। उसका हल हम आपको प्रैक्टिकली देंगे, उसका सोल्यूशन जो है वो आगे अगले सारे सेशंस जो है वो आ रहे हैं। वन बाय वन हम जो भी सब्जेक्ट एरिया पकड़ रहे हैं उसके अंदर इन सारे क्यूरीज का आंसर मौजूद होगा। बहरहाल फिर भी अगर आप एक बात पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।
शुक्रिया तैयब साहब। टाइम हमारा मुकम्मल हो गया। आपकी तरफ से सवाल की मुंतज़िर रहूँगी। अगर मैं पिछली दफ़ा भी कहा था, अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसको अगले अपने लेक्चर के अंदर उसको आंसर कर लूँगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो खुद ब खुद आगे जो हमारे सारे पेडागोजिकल सेशंस आ रहे हैं उसमें एड्रेस हो जाएंगी। मजलिस के खात्मे की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।